हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस और स्वागत है आपका इस हफ्ते की प्लेसेस इन न्यूज में। आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। पिछले कुछ हफ्तों तक ये सीरीज थोड़ी सी डिसकंटिन्यू हो गई थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी इंजरी आ गई थी। नाउ आई एम फाइन, तो हम इसको अब रेगुलरली कंटिन्यू करेंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में और शुरू करते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। एक स्टेटमेंट को देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ चाइना सी। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि भाई साउथ चाइना सी है कहाँ पर और क्या इसका रोल है, क्यों ये जगह इतनी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल क्या कह रहा है? It is a marginal sea of the Western Pacific Ocean. The nine dash line is a universally recognized, legally binding maritime boundary by all littoral states. And third is the Strait of Malacca, a crucial maritime choke point, connects the South China Sea to Indian Ocean. The Paracel Island and the Spratly Island are the two major archipelagos within the South China Sea with overlapping claims. Which of the following are correct? अब समझिए ये कि पहले साउथ चाइना सी पैसिफिक में है या इंडियन ओशन में है। स्टेट ऑफ मलक्का किन दो समुद्रों को जोड़ता है, हमने डिस्कस पहले किया हुआ है। तो आपको मुझे इस मैप में पहले बताना है साउथ चाइना सी कहाँ पर है। ये इलाका साउथ चाइना सी का है और यहीं पर नाइन डैश लाइन की बात होती है। यहाँ है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये किन दो चीजों को कनेक्ट करता है? इंडियन पैसिफिक को या अंडमान को या किसी और सी को? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट जरूर करिए। कल या अगले सेशन में हम इसका एक सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। तो आज का काम है आपके लिए आइडेंटिफाई करना इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला, इंडिया ने अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ का क्लेम थोड़ा बढ़ा दिया है। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है? ये भारत की जो आप सीमाएं देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि यहीं से खत्म है रास्ता, उसके बाद नीचे बस समंदर स्टार्ट है। तो ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ आपने ज्योग्राफी बेसिक पढ़ी होगी, तो आपको जहाँ पे हमारी लैंड बाउंड्री खत्म होती है नॉर्मल वेज, वहां से आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ का भी एरिया स्टार्ट होता है कोस्ट के बाद। तो ये कोस्ट के बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ किस देश का कितना है वो डिसाइड किया जाता है। उसी के हिसाब से फिर आपके कितने रिसोर्सेज है समुद्र में वो डिसाइड होते हैं। इसको समझने के लिए एक तस्वीर का सहारा लेते हैं। मान लीजिए ये एक की कोस्ट लाइन है आपकी भारत की। मान लो आप गुजरात में खड़े हो। गुजरात से जस्ट आपकी कोस्ट जहाँ खत्म होती है, वहां से इस इलाके तक जहां पर ऊपर पानी है, नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, नीचे फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप है, फिर कॉन्टिनेंटल राइज है और लास्ट पे आपका ये इलाका पूरा हाई सीज का ओशन वाला आ जाता है। तो ये इलाका जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इस पे आपका क्लेम हर कंट्री करती है। नॉर्मली हमें पता है रूल मैरीटाइम जोन का जो अनक्लॉज के अंदर निर्धारित है, जिसको हमने पहले कई बार पढ़ा है। अनक्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सीज। ये कहता है कि जैसे ही आपका कोस्ट जहां शुरू होता है, वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल तक का जो इलाका है वो आपका होता है टेरिटोरियल सी। यानी यहाँ पर आपकी पूरी सॉवरेनिटी चलती है। आपके नियम कानून को एंटर कर रहा है तो उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, उसको आपसे आपका पूरा जो लॉ है वो अप्लाई होगा। उसके बाद जो 12 नॉटिकल माइल्स और इलाके होते हैं वो होता है कंटीजियस जोन, जहां पर आपके कस्टम लॉ वगैरह चलते हैं। बाकी चीजें नहीं चलती पर कस्टम लॉज ये कुछ नियम आपके चलते हैं, लेकिन वो आपका टेरिटोरियल सी नहीं है। टेरिटोरियल सी होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक। 24 नॉटिकल माइल तक आपका कंटीजियस जोन होता है और 200 नॉटिकल माइल तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, जहां पर आप खनन, एक्सप्लोरेशन इन जैसी चीजों को यूज कर सकते हैं। उसके बाद का इलाका आपका आता है हाई सीज, जहां पर वो इलाका जो इंटरनेशनल कॉमन्स की तरह होता है, जहां आपको कोई भी एक्सप्लोरेशन करने के लिए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो नीचे की बात हम करें तो इसमें आपको देखिएगा भाई ये पूरा इलाका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का है। अब 200 नॉटिकल माइल तक का इलाका तो ऑलरेडी आप कवर कर रहे हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। अगर आप और कॉन्टिनेंटल शेल्फ शेल्फ को क्लेम करते हैं, इसका मतलब आप और थोड़ा सा रिसोर्सेज संसाधन आपको मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए इसको और अच्छे तरीके से देखने के लिए इस इमेज को देखिए। ये होगी डीप सी बेड जो अनक्लॉज के अंतर्गत आएगी। ये आपका एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो भारत ने थोड़ा सा क्लेम अपना एक्सटेंड किया है और मेन मुद्दा जहां पर है वो है सरक्रीक के पास। देखिए जो सरक्रीक है, भारत का कहना है कि जो सरक्रीक है वो यहाँ से एक मिड पॉइंट रीज में आप एक लाइन खींचो, आधा इंडिया का आधा पाकिस्तान का। पाकिस्तान कहता नहीं भाई यहाँ तक बाउंड्री है और यही इंडिया की बाउंड्री कच्छ में इसी इलाके पे खत्म हो जाएगी जो ग्रीन लाइन है। इंडिया का कहना नहीं, जब भी लैंड बाउंड्री खत्म होती है और उसके बाद कोई वाटर बॉडी स्टार्ट होती है तो वाटर बॉडी के बीचों बीच डिवीजन किया जाता है अंडर थालवीक प्रिंसिपल, और इसीलिए आप इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करिए। लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, तो वहां पर विवाद है और कहा जा रहा है यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है इसमें बहुत सारे संसाधन होने की संभावनाएं हैं और इसीलिए एक विवाद की जड़ हमेशा बनी रहती है। तो भारत ने अपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ के क्लेम में थोड़ी सी बढ़ोतरी हाल के समय में की है। अब इसको थोड़ा और एक इमेज से समझिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्सप्लेन है।
भारत श्रीलंका के बीच में भी थोड़ा विवाद होता रहता था, तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया। देखिए जी, श्रीलंका का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये इंडिया का है, और ये अरेबियन सी में इधर पाकिस्तान वाला है। तो यहीं पर विवाद मुख्य रूप से होता है इस इलाके में सरक्रीक को लेकर, क्योंकि देखिए सरक्रीक पर अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत के हिसाब से रेड लाइन है, वो बाउंड्री है, यानी ये पूरा इलाका जो ये वाला है ये भारत के हिस्से में आता है। लेकिन पाकिस्तान क्या क्लेम करता है, वो कहता है पूरा का पूरा सरक्रीक हमारा ही है। तो अगर ये सब उनको दे देते हैं तो फिर ये पूरा इलाका जो है वो पाकिस्तान के क्लेम के अंदर आ जाता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये संसाधन के लिहाज से, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिहाज से, और यही वो जगह है जहां से 9/11 के अटैकर्स ने शिप्स को कब्जा करके, जो नावों पे कब्जा करके वो मुंबई में आए थे। और यहीं पर एक हरामी नाला भी है जो बदनाम है इस तरह की प्रैक्टिसेस के लिए, जहां बहुत ज्यादा इलीगल एक्टिविटीज होती है, स्मगलिंग होती है। इसीलिए इस इलाके की रेलेवेंस है, और यहीं पर थोड़ा बहुत विवाद हमें देखने को मिलता है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहाँ तक होता है, कंटीजियस जोन कहाँ तक होता है, टेरिटोरियल सी कहाँ तक होता है, ये आप समझ गए। तो किसी भी समंदर से जहां आपका कोस्ट स्टार्ट होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल तक का ही आपका टेरिटोरियल सी होता है। ये टॉपिक तो आप समझ गए। लेकिन एक ऐसा देश है जो 12 नॉटिकल माइल नहीं, हजारों नॉटिकल माइल्स तक कह रहा है कि भाई हमारा ही टेरिटोरियल सी है। उस देश का नाम है चाइना, और जगह है साउथ चाइना सी, जिसकी बात हमने की। ये दूसरा टॉपिक जहां न्यूज में है, सैंडी के रीफ। अब सैंडी के रीफ कहां पर है? कुछ समय पहले हमने थीटू के बारे में पढ़ा था। थीटू आइलैंड के जस्ट पास एक और आइलैंड आजकल न्यूज में है, वो है सैंडी के। थीटू, सैंडी के और थॉमस शोल के बीच में ये इलाका सैंडी के अचानक से न्यूज में आ गया है। क्यों? क्योंकि इसको लेकर फिलीपींस और चाइना के बीच में विवाद आ चुका है। अब जैसे अभी पहले हमने देखा कि 200 नॉटिकल माइल तक बाउंड्री होगी अनक्लॉज के हिसाब से, और बाकी फिर अपना एडजस्ट कर लोगे अनक्लॉज के नियम के हिसाब से। लेकिन चाइना का कहना है कि नहीं भाई, साउथ चाइना सी जो आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी हमने ही डिस्कवर किया है, हमारा ही था, और ये पूरा हमारा टेरिटोरियल वाटर्स है। इस पे तो हमारा पूरा क्लेम है एज पर हिस्टोरिकल क्लेम ऑफ 9 डैश लाइन। तो ये पूरे पे क्लेम कर रहे हैं, मतलब मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, इन सब के साथ डिस्प्यूट है चाइना के इस इलाके पे। तो अभी जो इलाका इसी में एक डिस्प्यूटेड जोन जो न्यूज में है वो है सैंडी के। कहां पर है ये? स्पार्टली के बिल्कुल पास। तो अभी विवाद की जड़ कहाँ है? फिलीपींस और चाइना के बीच में। तो यहाँ फिलीपींस का आप देखिए, ये फिलीपींस का क्लेम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कि भाई इतना वाटर तो हमारा है, ये हमें मिलना चाहिए। चाइना बल्कि इनके टेरिटोरियल सी में भी घुसा हुआ है, यहाँ तक आ गया है। वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, फिलीपींस हो, किसी से फर्क नहीं पड़ता चाइना को। चाइना कोई इंटरनेशनल बॉडी की बात को मानता भी नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साउथ चाइना सी को समझना, कि भाई साउथ चाइना सी के पास यहाँ पर अगर आप देखो तो नीचे आपका स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। इस इमेज में देखिए, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जहां से मेजोरिटी ऑफ चाइनीज गुड्स पास होते हैं। तो इसलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है, और साउथ चाइना सी से इतना मूवमेंट होता है गुड्स का। जो यहाँ पर पर्ल रिवर डेल्टा है चाइना का, जहाँ से मेजरली उनके बड़े बड़े टाउन, जितने शहर आप देखते हैं ना, जितने इंडस्ट्रियल टाउन है, सब यहीं पर लोकेटेड हैं। तो यहाँ बहुत सारी मूवमेंट होती है ट्रेड की और शिप्स की, तो इसलिए कंट्रोल करने को बेकरार रहता है चाइना। तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा हमें कि चाइना क्यों दबा बनाना चाहता है। आपको याद रखना है कि यहाँ कौन से इंपॉर्टेंट इलाके हैं। स्पार्टली आइलैंड, पैरासल आइलैंड, स्कारबोक शोल, ये आपको तो नॉर्मली याद रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ न्यूज में चीजें आती रहती हैं, जैसे हमने थीटू के बारे में पढ़ा था, हमने यहाँ पर गल्फ ऑफ टोंकिन के बारे में पढ़ा था, अभी हमने थॉमस रीफ के बारे में पढ़ा था, और रिसेंटली आज जो टॉपिक मैंने आपको बताया सैंडी के रीफ, ये बिल्कुल सैंडी के रीफ इसके पास में ही है, थीटू आइलैंड के पास में। तो ये नाम एक है सैंडी के, कहाँ पर है? थॉमस और थीटू के बीच में ही है। तो ये किस इलाके में है? स्पार्टली में है। 9 डैश लाइन क्या होती है? क्या दुनिया के सारे देश इसको मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानते। चाइना खुद से क्लेम करता है, बाकी तो सारे डिस्प्यूट कर रहे हैं। और यही मेरा क्वेश्चन भी था आपसे, ठीक है? आई होप याद रहेगा। तो वो जो दो आइलैंड क्लेम किए हैं वो देखिए यहाँ पर है, सैंडी रीफ ये वाला, और सैंड के चाइना के कंट्रोल में। सैंड के और सैंड के रीफ, चाइना इन दोनों पे दबदबा बनाना चाहता है। अब सैंड के जो है ये वियतनाम के कंट्रोल में है, ठीक है? ये आपका ध्यान रखना है कहाँ कहाँ पे कौन सा है। कुछ और आइलैंड में बताता हूँ, सूबी भी है, विट्सन भी है, सैंडी भी है, थीटू भी है। और ये 9 डैश लाइन वाला क्लेम इसी इलाके के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर आपका सैंडी के है, कहाँ थीटू है, और कहाँ पर फिलीपींस वाला कौन सा था? सैंडी के रीफ, यहाँ सैंड के जो वियतनाम कंट्रोल करता है। इसके नाम याद रखिएगा। तो साउथ चाइना सी में विट्सन रीफ, सूबी रीफ, थीटू आइलैंड, ये कहाँ पर? स्पार्टली में है, पैरासल के पास है। तो ये मेजरली स्पार्टली के पास है। पैरासल असल में अगर आप इस मैप को देखो तो पैरासल आपको, स्पार्टली आइलैंड यहाँ दिखेंगे, पैरासल के आपको ऊपर दिखेंगे, ठीक। तो इसलिए ध्यान रखना है कहाँ पर कौन से एरियाज लोकेटेड। ऊपर पैरासल है, ये इलाका है पैरासल का, नीचे वाला इलाका है स्पार्टली का, और यहीं पर आपके जो हमने मुख्य रूप से आइलैंड अभी डिस्कस किए
वो सारे हैं न्यूज़ में, आपसे पूछा जा सकता है, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक अगले टॉपिक की बात करते हैं, जहाँ पर ईरान में हुआ एक ब्लास्ट, और वो भी एक बहुत बड़ा ब्लास्ट, जहाँ 100 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं और कई लोग मारे जा चुके हैं, जो हुआ है बंदर अब्बास में। बंदर अब्बास किसी बंदर का नाम नहीं, एक डीप सी पोर्ट है चाइना का, ईरान का, जो बहुत रेलिवेंट है। इससे थोड़ी दूरी पर एक और पोर्ट है जो भारत ने भी जहाँ पर बहुत इन्वेस्टमेंट की, जो है चाबहार, जहाँ के थ्रू भारत सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, और उसके थोड़ी दूर है पाकिस्तान में स्थित ग्वादर, जो चाइना ने बिल्ड किया है, और यहाँ पर चाइना की इन्वेस्टमेंट है। तो तीनों ही पोर्ट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए, ये है बंदर अब्बास जहाँ ब्लास्ट हुआ, और पर्शियन गल्फ में है। तो पर्शियन गल्फ में पहली बार जब आप लोकेशन को देखो, ये पर्शियन गल्फ है, तो इस स्ट्रेट का नाम क्या है, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये जो इलाका है, ये स्ट्रेट का नाम क्या है, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये है पर्शियन गल्फ, ये है गल्फ ऑफ ओमान, और नीचे आपका आ गया अरेबियन सी। तो इन सब के नाम क्लियर होने चाहिए भाई, कौन किसको जोड़ रहा है, कहाँ से जोड़ रहा है। ठीक, तो अब देखो पर्शियन गल्फ में एंटर करते ही यूएई और ओमान के जस्ट सामने आपको जो बड़ा सा पोर्ट दिखता है, वो है बंदर अब्बास, जहां से आपने कोशिश की है कि भाई हम यहाँ से हो सके तो इधर आप आराम से आप अजरबैजान के थ्रू सेंट्रल एशिया या फिर रशिया पहुंच जाओ। तो इंडिया के दो इंपॉर्टेंट कॉरिडोर, INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यहाँ से पास होता है, और दूसरा इंडिया ने अफगानिस्तान को से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ग्वादर में काफी निवेश किया। अब ग्वादर ग्वादर के साथ नहीं, जो चाबहार है वहां निवेश किया। तो कहाँ है चाबहार भाई, देखो यहाँ आपको दिख रहा है बंदर अब्बास। ठीक, ये आपको दिख रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो चाबहार कहाँ पर है, तो चाबहार आपको दिखेगा यहाँ बिल्कुल कोने में, ये रहा चाबहार। यहाँ पर इधर है ग्वादर, इधर है ग्वादर, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर है ग्वादर, यहाँ पर है चाबहार, यहाँ पर है बंदर अब्बास, और यहीं पर हुआ एक बड़ा सा ब्लास्ट। तो अगर आप इंपॉर्टेंट नाम याद रखें, अबदान हो गया, बुशेहर हो गया। तो ये बंदर आई थिंक पोर्ट को ही कहते हैं, जैसे हम भी बंदरगाह हिंदी में कहते हैं पोर्ट को। तो जब भी पर्शियन शब्द है तो उससे आप उसको जोड़ के देख सकते, बंदर अब्बास इज इन ईरान, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कनेक्ट योर INSTC एंड कनेक्ट सेंट्रल एशिया एंड गो टू अफगानिस्तान बाय पासिंग पाकिस्तान, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इन चीजों को थोड़ा ध्यान से रखिए कि पर्शियन गल्फ कहाँ पर है, कतर कहाँ पर है, बहरीन कहाँ पर है। देखिए, ये पर्शियन गल्फ की कंट्रीज हैं सारी छोटी छोटी, इराक, ईरान, यहाँ कुवैत है, बड़ा सा सऊदी अरेबिया, और एक छोटा सा बहरीन यहाँ दिखेगा आपको, और ये कतर है, इधर यूएई है, इधर टॉप पे है आपका ओमान। ठीक है, उसके ऊपर का इलाका एक बहुत फेमस है, उसका नाम है मुसंदम पेनिनसुला, ऊपर जो आप देखते हो। और यहीं पर विवादित जगह है अबू मूसा, जिसको लेकर विवाद है यूएई और ईरान के बीच में। फिर इधर आपका गैस लाइन है, उसको लेकर विवाद है। तो ध्यान रखिए, अबू मूसा कहाँ पर है, किसके साथ विवाद है ईरान का, उसको लेकर। मुसद्दम पेनिनसुला कहाँ पर है, क्या वो ओमान में है या यूएई में है। इन चीजों को आपको याद रखना है, आई होप याद रहेगा आपको। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, जो बात है प्रोजेक्ट कुपियर के बारे में। प्रोजेक्ट कुपियर इज प्रोजेक्ट बाय अमेजॉन। अभी तक आपने स्टारलिंक के बारे में सुना होगा, जिसके तहत वो धरती के आसपास सैटेलाइट्स का एक पूरा का पूरा जाल बिछा रहे हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट में, जिससे इंटरनेट को बीम किया जाएगा देशों की लोकेशंस के ऊपर। तो ये प्रोजेक्ट एक जो स्पेसएक्स का है, उसका नाम है स्टारलिंक। उसी प्रकार से वनवेब का भी एक है, और ये हमारा अमेजॉन वाला कुपियर हो गया। तो कुपियर प्रोजेक्ट की बात की जाए, जुपिटर पे मत चले जाना, ये बात हो रही है अमेजॉन के इस प्रोजेक्ट की, जहां पर लगभग 3232 लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी, जिसके तहत इंटरनेट फिर डिप्लॉय किया जाएगा। और इसमें 100 MBPS से लेकर 1 GBPS तक की स्पीड दी जाएगी। उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी स्टारलिंक इंडिया में भी स्टार्ट होगा, उसको लेकर काफी विवाद भी है सिक्योरिटी को लेकर। तो कुछ जो कुपियर सेट टेस्ट सीक्वेंस है, इस तरह के उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च किए अंतरिक्ष में, जिसके तहत वो धरती पर इंटरनेट को बीम कर पाएंगे। इससे फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, जो जैसे होटल है कोई या किसान है, उनको इंटरनेट चाहिए जहां पर कनेक्टिविटी की रीच कम है, तो वहां आप इजीली बीम कर सकते हैं सैटेलाइट के थ्रू। तो एक बड़ी पहल है ये। तो ये कुपियर कहाँ किसका है, अमेजॉन का। कुपियर नॉट जुपिटर, अब कुपियर वो बेल्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कुपियर प्रोजेक्ट की, विच इज कॉम्पिटिटर ऑफ स्टारलिंक, जो कि स्पेसएक्स का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ अमेजॉन ने अपना कुपियर स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं भाखड़ा नंगल डैम के बारे में। ठीक है, भाखड़ा डैम को लेकर विवाद क्यों है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के बीच में पानी को लेकर विवाद शुरू हो चुका है, कितना पानी पंजाब हरियाणा को देगा या नहीं देगा। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई लोकेशन क्या है इसकी। तो अब देखो, यहाँ पर पौंग डैम है,
इधर भाखड़ा डैम देखो, भाखड़ा डैम कहाँ पर है और नंगल डैम कहाँ पर है। भाखड़ा नंगल दो इंपॉर्टेंट डैम है, एक डैम आपका हिमाचल प्रदेश में है और एक डैम आपका पंजाब में है, और इसी को लेकर काफी विवाद होता रहता है वाटर शेयरिंग को लेकर। तो भाखड़ा डैम को अगर आप देखो तो ये भाखड़ा डैम है आपका, ठीक है, किस रिवर के ऊपर है, सतलज के ऊपर, बिलासपुर के पास, और यहाँ से पानी शेयर होता है हरियाणा में भी और हिमाचल में भी। तो अभी यहाँ इसको लेकर बहुत सारी पॉलिटिकल गहमा गहनी है। लोकेशन देख लो, ये रहा भाखड़ा नंगल डैम, हिमाचल और पंजाब दो इलाकों में फैला हुआ है। तो इसको थोड़ा अब याद रखिए कहाँ पर है ये, क्या इसकी रेलेवेंस है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो इस लोकेशन के बारे में इतना ध्यान रखिए कि कहाँ पर है भाखड़ा नंगल डैम। रिवर कौन कौन सी है वो ध्यान रखिए, ब्यास, सतलुज, इंडस वाटर इतनी इंपॉर्टेंट है। हमने लास्ट जब भी वीडियो किया था हमने डिस्कस किया था इस चीज को। तो आई विल गो बैक टू द वीडियो और दिस इमेज में मैं वापस जाता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ मुझे ये बताओ यहाँ पर ये इलाका कौन सा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ थाईलैंड नहीं, क्या है ये स्टेट ऑफ मलक्का है, साउथ चाइना सी यहाँ पर है, 9 डैश लाइन यहाँ पर है, स्पार्टली आइलैंड कहाँ है, पैरासल आइलैंड कहाँ है, स्कारबो कहाँ पर है। आप मुझे बताओ ताइवान कहाँ पर है, ताइवान यहाँ पर है, इसमें ईस्ट चाइना सी कहाँ पर है। तो ये जितनी लोकेशन है अगर आप मैप पे बार बार रिवाइज करोगे तभी आप इस पोजीशन में पहुंच जा पाओगे कि आप इसको इजीली खुद से ही पढ़ के जल्दी से रिवाइज करके आराम से समझ सको। कंटिनेंटल शेल्फ क्या होते हैं, उन क्लेम्स को लेकर क्या विवाद है, आई होप आपको याद होगा। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अब हम इसको दोबारा हर हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। काफी डिसकंटिन्यू हो चुका है कुछ दिनों से ड्यू टू मुझे जो थोड़ी सी इंजरी हो गई थी इस वजह से, बट नाउ वी आर बैक एंड लेट्स डिस्कस टॉपिक्स इन डिटेल्स। और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल PWOnlyIAS ऑफिशियल। इस वीडियो के लिए इतना ही, नीचे एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको इसका PDF और बाकी कई सारे नोट्स जो डेली करंट अफेयर्स के वो भी आपको वहां से मुफ्त में मिल सकता है। PW की वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना होगा, इट्स फ्री इनिशिएटिव। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।